मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रबंध है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। छात्रों, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का संचालन बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा होता है। साथ ही बैंकिंग कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम द्वारा भी निर्देशित होती है। भारत में बैंक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं, अतः बैंकों पर भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधान भी उस सीमा तक लागू होता है जिस योग सीमा तक तो ये बैंकिंग नियम अधिनियम व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के विरुद्ध न हो। बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करती है और ऋण के रूप में जमाकर्ताओं को मांगने पर मुद्रा देती है। इस प्रकार बैंक वह संस्था जो मुद्रा का लेन देन व्यवसाय करती है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा में निक्षेपों को स्वीकार करना है, जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके, चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला भी जा सके। इस प्रकार बैंक वे संस्थाएं हैं जो मुद्रा व्यवसाय करती है। भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बैंकिंग कंपनी कहते हैं। इन कंपनियों को अपने नाम में बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द अनिवार्य रूप से लगाना होता है। बैंकिंग कंपनियों के लेके अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों को अपने लेन देन को लेखाबद्ध करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का अनुसरण करना होता है। इन लेन देनों का लेखा जोखा रखने के लिए बैंकिंग कंपनियों को अनेक लेखा पुस्तकें रखनी होती है। बैंकों की लेखा पुस्तकें सामान्य कंपनी के लेखा पुस्तकों से भिन्न होती है, क्योंकि बैंकों को प्रतिदिन हजारों व्यवहार करने के होते हैं। बैंक के लिए आवश्यक है कि उसे अपने प्रत्येक ग्राहक की ताज़ा स्थिति की जानकारी रहे तथा नकद की स्थिति का भी ज्ञान रहे। अतः बैंकों की लेखा पुस्तकें इस प्रकार रखी जाती है कि प्रत्येक व्यवहार को तुरंत लेखा हो जाए तथा सदैव ताज़ी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। यद्यपि बैंकों को अनेक लेखा पुस्तकें रखनी होती है, किंतु यहाँ उनकी स्थिति विवरण, संपत्तियों एवं दायित्व के बारे में उनका निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थियों, बैंकिंग प्रणाली है वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत है। यदि बात करें बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण बैंक के स्थिति विवरण में निर्धारित प्रारूप में देना होता है। स्थिति विवरण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति को बताती है। स्थिति विवरण इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे बैंक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लग सके और उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। इससे बैंक की गतिविधियों के मूल्यांकन में सहायता मिलती है। स्थिति विवरण के एक और बैंक की समस्त पूंजी एवं दायित्वों की मदों को दर्शाया जाता है, तो दूसरी ओर बैंक की समस्त संपत्तियों, लेनदारियों की मदों को उनकी तरलता के अनुसार दर्शाया जाता है। सबसे पहले तरल संपत्ति को और अन्य अंत में सबसे कम तरल संपत्ति को दर्शाया जाता है। पूंजी एवं देनदारियां, कैपिटल एंड लायबिलिटी।
पूंजी ये बैंक की प्राथमिक पूंजी है, जिसके आधार पर बैंक को संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और अंश पूंजी जनता के द्वारा खरीदी जाती है। पूंजी को अनेक उप विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी। ये वह अधिकतम पूंजी है जिसे बैंक निर्मित करने के लिए अधिकृत होता है और जिसे बैंक का पंजीकरण करते समय स्वीकार किया गया है। दूसरे, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बिक्री के लिए अंशों के रूप में आमंत्रित किया जाता है। भारत में अधिकृत पूंजी का 50% भाग निर्गमन करना अनिवार्य है। थर्ड है प्राथित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये निर्गत पूंजी का वह भाग है जिसे जनता से खरीदने अथवा अंशों के रूप में लेने की प्रार्थना की जाती है और बैंक द्वारा स्वीकृत की जाती है। अच्छी साख वाले बैंकों की संपूर्ण निर्गमित पूंजी जनता द्वारा खरीद ली जाती है। मांगी हुई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। बैंक प्राथित पूंजी के जितने अंश की जनता से चुकाने की मांग करता है वही मांगी गई पूंजी कहलाती है। जैसे अगर 100 रुपये के अंश पर प्रति अंश 60% मांगा गया है तो प्रति अंश 60 रुपये मांगी गई पूंजी कहलाती है और सब अंश के योग से कुल मांगी गई पूंजी का ज्ञान हो जाता है। प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। मांगी हुई पूंजी का जितना भाग नगद या अन्य रूप में चुका दिया है वह प्रदत्त पूंजी कहलाती है। भारत में प्राथित पूंजी का 50% भाग अनिवार्यतः प्रदत्त पूंजी होनी ही चाहिए। ये सब अलग अलग बताए जाते हैं। सेकंड है सुरक्षित कोष व अन्य आरक्षण। विद्यार्थियों, किसी भी संस्था के लिए संरक्षित कोष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे उसका आकलन किया जाता है। इस मुख्य मद में सुरक्षित कोष एवं अन्य आरक्षण अलग अलग बताए जाते हैं। प्रत्येक बैंक अपने शुद्ध लाभ में से लाभांश घोषित करने से पहले इन कोषों में राशि डालते हैं। ये सुरक्षित कोष सामान्य 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य सुरक्षित कोष ये कुल लाभ का वह भाग है जो बैंक अपने साधनों की अभिवृद्धि हेतु या भावी विकास के लिए रखता है। दूसरा है वैधानिक कोष स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को प्रतिवर्ष अपने लाभ का 20% भाग वैधानिक कोष में डालना तब अनिवार्य है जब तक कि ये प्रदत्त पूंजी के बराबर न हो जाए। ये राशि प्रतिवर्ष एकत्रित होती रहती है। आकस्मिक कोष इमरजेंसी फंड। ये हर कंपनी हर संस्था को रखना पड़ता है क्योंकि वित्तीय आपात स्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए ये जरूरी होता है। ये कोष बैंक द्वारा भविष्य में आकस्मिक संकट से सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। और विनियोग आरक्षण कोष शुद्ध लाभ का शेष भाग है जो विनियोगों के मूल्य में
होने वाले उतार चढ़ावों से बैंक को संभावित राशि हानि से बचाने के लिए रखा जाता है। वैधानिक कोष का प्रयोग केवल संकट काल में ही किया जाता है। बाकी सब कोष के संचालकों को सलाह कर काम में लिए जाते हैं। जमाएं तथा अन्य खाते। बैंक की देनदारियों में ये सबसे बड़ी मद होती है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार इन जमाओं को अलग अलग बताना अनिवार्य है, जिससे बैंक को आर्थिक स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके। ये खाते महत्वपूर्ण और जरूरी होते हैं, जिसकी कल्पना करना बहुत जरूरी होता है। स्थायी जमा खाता, बचत खाता, चालू खाता। बैंक के ग्राहकों को अपनी सुविधा अनुसार इन खातों से पैसा जमा कराना होता है। बैंक इन्हीं जमाओं के आधार पर साख निर्माण का कार्य करते हैं। बैंक अन्य बैंकिंग कंपनी के अभिकर्ता के ऋण के रूप में का भी कार्य करता है। इस शीर्षक में बैंक की उन देनदारियों को बताया जाता है जो बहुत ही जरूरी होती है, जिसके कारण उसका पूरा प्रयोग किया जाता है। अन्य बैंकों और बैंकिंग कंपनी अभिकर्ताओं से ऋण। इस शीर्षक बैंक में बैंक की उन देनदारियों को बताया जाता है जो बैंक में असाधारण परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक अथवा अन्य बैंकों से ऋण के रूप में लिए हैं। ये ऋण प्राय अल्पकालीन होते हैं तथा ग्राहकों को बढ़ी हुई ऋण मांग को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। देय विपत्र। इस मद में प्राय वे विल या विपत्र सम्मिलित होते हैं जिन्हें बैंक को चुकाना है। इसमें बैंक ड्राफ्ट तथा तार हस्तांतरण की रकम शामिल होती है। संग्रह हेतु विपत्र दूसरी ओर प्राप्य विपत्र होने पर इस मद में उन बिलों की राशि दिखाई जाती है जो बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों के देनदारों से संग्रह करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। इन बिलों का धन एकत्रित होने पर ग्राहकों के खाते में जमा कर दिया जाता है। इस मद को स्थिति विवरण में लेनदारियों एवं देनदारियों दोनों ओर दिखाया जाता है, क्योंकि एक और बैंक के लिए संपत्ति लेनदारियां हैं जो वसूल करती है, दूसरी ओर वसूली पर ग्राहकों को देय होने पर देनदारियां। स्वीकृतियां, बेचान व अन्य जिम्मेदारियां। इस मद में उस राशि को दिखाया जाता है जिन्हें बैंक अपने ग्राहकों के बिलों की स्वीकृति के रूप में देता है या अपने नाम बेचान करता है। ये बैंक की देनदारियां हैं, क्योंकि इनके भुगतान का दायित्व बैंक पर है, परंतु इसकी राशि बैंक ग्राहकों से वसूल करने का अधिकारी है। जब तक भुगतान नहीं होता तब तक बैंक की देनदारियां हैं और भुगतान करने पर बैंक की लेनदारियां समाप्त हो जाती है। इस मद को भी बैंक के चिट्टे में दोनों ओर दिखाया जाता है। अन्य दायित्व। इस मद में वे सब देनदारियां दर्शाई जाती है जिनके भुगतान का दायित्व बैंक पर है। इसमें बिना चुकाया लाभांश, आयकर का आयोजन, कर्मचारी को दिए जाने वाला बोनस व सहायता, अनार्जित आय, मांग का अग्रिम भुगतान तथा विविध देनदार खाते होते हैं। लाभ हानि। इस मद में गत वर्षों के लाभों का शेष तथा इस वर्ष के शुद्ध लाभ को जोड़ने के बाद अंशधारियों को चुकाया गया लाभांश को घटाया जाता है। ये लाभ अंशधारियों
को देनदारी है, अतः देनदारियों में बताया जाता है। संभावित दायित्व, ये राशि देनदारियों के योग में तो नहीं जोड़ी जाती, पर स्थिति विवरण में इसलिए दर्शाई जाती है क्योंकि ये देनदारी निश्चित घटना के घटित होने पर हो सकती है, अतः अनुमानित निश्चित नहीं है। परिसंपत्तियां एवं लेनदारियां, प्रॉपर्टी में ऐसे नकदी शेष, इस मद में बैंक द्वारा अपनी संपत्ति का सर्वाधिक तरल रूप में रखे गए धन तथा रिजर्व बैंक के पास जमा धन को सम्मिलित किया जाता है। नगद रोकड़ बैंक की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को अपने जमाओं का 23% भाग नगद के रूप में रखना पड़ता तथा इसी प्रकार समयावधि एवं मांग जमाओं का 4% रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है। इस राशि को रिजर्व बैंक 15% तक बढ़ा सकता है। अन्य बैंकों के पास चालू खाते में शेष, बैंक के द्वारा अन्य खातों में खाते रखने पर भी जमा शेष रहता है, उनके योग को इस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है। विनियोग, इस मद में बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए लाभप्रद निवेशों को दर्शाया जाता है। इसमें सरकारी गैर सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई रकमों को पृथक दिखाया जाता है। ये बैंक की तृतीय सुरक्षा पंक्ति है। अग्रिम एवं ऋण, इस मद में बैंक द्वारा किए गए ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। ये ऋण बैंक को अधिकतम लाभप्रद रहते हैं। इन ऋणों में सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋणों को अलग बताया जाता है।